जय श्री राम। मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी। दोस्तों, इन दिनों देश में दो लड़के बड़ी चर्चाओं में हैं। पूरी टेलीविजन पत्रकारिता की टीआरपी को ये दो लड़के संभाले हुए हैं। एक है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान और दूसरा है मोदी जी की कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा। इन दोनों की चर्चाएं हर शहर, हर गली, हर गांव में हैं। अखबारों की सुर्खियां हों, चाहे टेलीविज़न की ब्रेकिंग न्यूज़, आर्यन खान और आशीष मिश्रा तक ही सीमित हैं। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर आरोप है कि उसने अपनी जीप से किसान आंदोलन में शामिल 4 लोगों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इनमें एक पत्रकार भी है। आशीष मिश्रा को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। आर्यन के ऊपर आरोप है कि वह एक क्रूज में ड्रग्स ले रहे थे और उनके तार इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़े हैं। इसी आधार पर एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया और एक लंबी पूछताछ के बाद उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज हमारी चर्चा का विषय यही है, क्योंकि स्थिति आजकल ये बनी हुई है, सोशल मीडिया पे आप देखें तो चाय से ज़्यादा केतली गर्म है। जी हाँ, शाहरुख खान और अजय मिश्रा जिनके लड़के गिरफ्तार हुए हैं, जिनके लड़के जेल में हैं, जितना वो परेशान नहीं हैं, उतना इन दोनों के सरनेम वाले लोग परेशान हैं। अजय मिश्रा के बेटे के समर्थन में मिश्राज यानी कि मेरी समाज के लोग परेशान घूम रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि ये ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और वहाँ शाहरुख खान के लड़के के समर्थन में एक अल्पसंख्यक समाज का एक वर्ग जुड़ा हुआ है। वो ये कह रहा है कि देश में अल्पसंख्यक अब आज़ाद नहीं है, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को न्याय व्यवस्था पे भरोसा क्यों नहीं है? एक आदमी जो है वो देश का गृह राज्य मंत्री है, यानी देश की कानून व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से उसके हाथ में है। उसके बेटे के लिए आपको अगर ये कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर शर्म आती है। जो आदमी पूरी देश की कानून व्यवस्था सुधारने का ठेका लिए है, क्या वो अपने बेटे के साथ अन्याय होने देगा? नहीं ना। और दूसरी बात, अगर ये सिर्फ एक समाज की बात होती तो अजय मिश्रा के बेटे को ही क्यों टारगेट किया जाता? और भी लोग हैं जिन्हें टारगेट किया जा सकता था। बहरहाल इस विषय पर हम बाद में आएंगे। दूसरा, शाहरुख खान के बेटे को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। मैं आज ही टीवी पर देख रहा था कि एनसीबी की टीम ने कोर्ट में ये कहा है कि आर्यन खान के पास कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला है, लेकिन वो जहां थे वहां पर उन्होंने स्वीकार किया है कि वो नशीला पदार्थ लेने वाले थे। और एनसीबी ने ये शक जाहिर किया है कि उनके तार इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी हम पूछताछ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कई सालों से पत्रकारिता में हूँ और मुझे पता है कि पुलिस को जब किसी को पकड़ के फंसाना होता है तो एक पुड़िया लेके रख देते हैं। वो कहते हैं इसके पास 10 ग्राम एनडीपीएस बरामद हुई है और वो उसको गिरफ्तार कर देते हैं। अगर एनसीबी को शाहरुख खान के लड़के को फंसाना होता तो वो ये भी दर्शा सकते थे कि इसके पास से मुझे 20 ग्राम चरस मिली या 20 ग्राम गांजा मिला, लेकिन एनसीबी ने ऐसा नहीं किया, जो ये दर्शाता है कि कार्रवाई को वो निष्पक्ष रूप से और सही दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरी बात अजय मिश्रा की, अगर पुलिस को आशीष मिश्रा को टारगेट करना होता या यूपी पॉलिटिक्स को आशीष मिश्रा को टारगेट करना होता तो पहले दिन उसको घर से खींच के ले जाते और अरेस्ट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी बात, मैं उन युवा भाइयों से अपनी बात करना चाहता हूं जो लास्ट सरनेम के पीछे परेशान, कुछ जो खान के पीछे परेशान हो रहे हैं, कुछ जो मिश्रा के पीछे परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक आम आदमी, कभी आपके ऊपर कोई, भगवान ना करे कोई आपके ऊपर संकट आए, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई संकट आ गया तो क्या कोई आशीष मिश्रा आपके लिए परेशान होगा? क्या वो सोशल मीडिया पे लिखेगा फलाने ढमके दुबे जी के लड़के के पैर में जो चोट लगी है मैं उस पर दुख व्यक्त करता हूं? क्या शाहरुख खान आपके घर में कभी अनाज देने आएगा? नहीं भाई, वो अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इसमें किसी जाति धर्म मजहब का कोई हाथ नहीं है। आप लोग कानून पर यकीन रखें,
कानून कैसे काम करता है, मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, न्याय कैसे होता है। इंदौर में एक जगह है अड़ा बाजार। जी हाँ, सही सुना आपने, अड़ा बाजार। बहुत साल पहले की बात है, मैं इंदौर गया हुआ था। बाजार में का नाम सुन के मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा यार ये कैसा नाम है। वहां के एक व्यापारी से मैंने पूछा कि भाई यहाँ का नाम अड़ा बाजार क्यों है, कुछ अच्छा नाम रख लेते। तो उस व्यापारी ने मुझे एक कहानी सुनाई। कहानी थी मालवा की रानी देवी अहिल्या की। जी हाँ, वही अहिल्या देवी जिनका नाम भारत की राजनीति में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। देवी अहिल्या का एक बेटा था मालेराव। मालेराव उस बाजार में अपने रथ से घूमने निकला था। तभी एक गाय का बछड़ा उछल के रथ के सामने आ गया और रथ का पहिया उस बछड़े पे चढ़ गया, जिससे उस बछड़े की मौत हो गई। गौहत्या सनातन धर्म में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। वहां स्थानीय लोगों ने देखा कि ये तो देवी अहिल्या का बेटा है। उन लोगों ने मामले को दबा दिया। किसी माध्यम से देवी अहिल्या तक ये जानकारी पहुंची कि मालेराव के रथ के पहिए के नीचे आने से एक बछड़े की मौत हो गई। ना कोई वादी था, ना कोई शिकायत करता था, ना किसी ने ज्ञापन दिया था, ना किसी ने तहरीर दी थी, ना कोई पुलिस ने कार्रवाई की थी। देवी अहिल्या को अपने आप जानकारी लगी कि उनके बेटे ने एक बेजुबान मां के बच्चे को अपने रथ के नीचे लाकर गैर इरादतन उसकी हत्या कर दी। देवी अहिल्या को जैसे ये बात पता चली, उन्होंने मालेराव की पत्नी को तलब किया। उन्होंने मालेराव की पत्नी से पूछा कि बहू रानी, अगर कोई आपके बेटे की हत्या कर दे तो आप क्या करेंगी? बहू ने क्रोध भरे स्वर में कहा, मैं आरोपी के लिए मृत्यु दंड मांगूंगी। अगले दिन सभा लगी और रानी अहिल्या ने ऐलान किया कि जिस तरह मालेराव ने गाय के बछड़े को पहिए से रौंदा है, उसी तरह उसी बाजार में मालेराव के ऊपर भी रथ चढ़ाया जाए और उसी पहिए से मालेराव को रौंदा जाए। देवी अहिल्या का यह फैसला सुनकर पूरा दरबार हतप्रभ था। किसी को यह विश्वास नहीं था कि कोई मां अपने बेटे के खिलाफ इतना निर्मम फैसला दे सकती है। लेकिन वो फैसला देने वाली मां किसी एक लड़के की मां नहीं थी, वो राजमाता थी, अपनी पूरी प्रजा को अपना बच्चा मानने वाली माता थी। इसलिए देवी अहिल्या ये कठोर फैसला ले पाई। अगले दिन उसी बाजार में वो रथ सजाया गया, मालेराव को खड़ा किया गया और सारथी को आदेश दिया गया कि रथ का पहिया मालेराव के ऊपर चढ़ा दो। सारथी ने ऐसे हाथ जोड़ दिए, कहला देवी आप मुझे प्राण दंड दे दो, बस ये पाप मुझसे ना करवाओ। मैं मालेराव के ऊपर पहिया नहीं चढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मालेराव हमारे देश का युवराज है। अहिल्या ने जवाब दिया कि यह तय करना आपका काम नहीं है कि कौन युवराज है और कौन उत्तराधिकारी है। ये शासन तय करता है और ये हम तय कर लेंगे। इस समय ये अपराधी है, इस अपराधी को सजा देना आपका काम है। सारथी ने साफ मना कर दिया कि मैं मृत्युदंड के लिए तैयार हूं, ये करने तैयार नहीं हूं। रानी ने और लोगों को आदेश दिया, कोई भी तैयार नहीं हुआ। जब रानी ने देखा कि कोई आगे नहीं आ रहा है, तो वह गुस्से में खुद रथ पर बैठी और वो रथ अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे को चढ़ाने के लिए चल पड़ी। उसी दौरान वही गाय जिसके बछड़े को मालेराव ने पहिए से रौंदा था, वो गाय आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती है और उसको हटाने का तमाम प्रयास किया जाता है, लेकिन वो गाय वहीं पर अड़ी रहती है और अपनी बेजुबान शक्ति से रानी अहिल्या से कहती है कि आपने, मेरा बेटा तो मर गया, लेकिन आप अपने बेटे को बख्श दीजिए। वो गाय वहां पे अड़ गई थी, इसलिए उस जगह का नाम अड़ा बाजार था। ऐसा मुझे उस व्यापारी ने बताया। ये कहानी सुनकर रानी के प्रति मेरे मन में और श्रद्धा बढ़ी कि एक रानी जो माँ भी है, उसने माँ से बढ़कर राजमाता का कर्तव्य निभाया। ये बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, ये हमारे देश की संस्कृति है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि खान और मिश्रा के चक्कर में फालतू की सोशलबाजी मत करें। सोशल मीडिया पे विवादित पोस्ट डालने से बचें, सांप्रदायिक पोस्ट डालने से बचें, जातिगत हीन भावना पैदा करने वाले पोस्ट डालने से बचें। क्योंकि जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जब हम लोगों ने मुसीबतें झेली हैं, तो हम लोग एक दूसरे के ही काम आए हैं। ना कोई एक्टर आया है, ना कोई नेता आया है। आप ध्यान करें वो कोरोना का काल, जब ब्राह्मण की मदद के लिए दलित आया, जब दलित की मदद के लिए मुस्लिम आया, जब मुस्लिम की मदद के लिए ठाकुर आया और जब ठाकुर की मदद के लिए वैश्य आया।
हम सब एक दूसरे के साथ जैसे प्रेम से रहते हैं वैसे प्रेम से रहें। नेता और अभिनेता के चक्कर में अपना आपसी सामंजस्य और अपना आपसी प्रेम बर्बाद ना करें। जय श्री राम, जय माता दी।